हैं भी आज स्टॉक पिकर ही हैं जो आज हमारे साथ बातचीत करने आए हैं, और वो है अभय अग्रवाल। अभय, कहाँ से शुरुआत करें? चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। सिंघल साहब बोल रहे हैं, अमित सिंघल, कि हमने उम्मीद की थी कि हाई डबल डिजिट ग्रोथ आ जाएगी, लेकिन आई नहीं इस क्वार्टर में। इनफैक्ट मिड नवंबर दिसंबर के बाद वॉल्यूम ग्रोथ इंप्रूव होना शुरू हुई है, लेकिन जितना बड़ा वेरिएंस एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल में आया है, मुझे तो बहुत सरप्राइज हो रहा है। आपका क्या व्यू है? जी अजय, नमस्कार। पहले आपको, प्रियंका को, डिम्पी को, बहुत समय के बाद आप लोगों से बात कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जो स्टार्टिंग करी इस सेगमेंट की, ये कह के कि ये एक मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ शायद बाजार का रुझान जाएगा, दूसरा स्टॉक पिकर्स मार्केट है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, और मैं काफी समय से ये कह रहा हूँ कि जैसे कंपनीज हैं, एशियन पेंट्स के आज रिजल्ट आए और एचयूएल के भी उसके पहले वॉल्यूम ग्रोथ नहीं मिल रही, बड़ी कंपनीज को नहीं मिल रही है। पर ये सोचना कि अगर इन कंपनीज का वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहा है तो बाजार में ही वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो गलत है। क्योंकि जितना हम देख रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि वॉल्यूम में प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल कंजम्पशन में। पर जो बड़ी कंपनीज हैं वो काफी समय के बाद मार्केट शेयर और वॉल्यूम सीड कर रही हैं छोटे कंपनीज को, छोटे कॉम्पिटिटर्स को। और ये हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, जहां पे अच्छा क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट है आपका, तो वो जरूरी नहीं है कि स्नैक्स हैं या फूड आइटम्स हैं या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, लीवर जैसी कंपनी के, नेस्ले जैसी कंपनीज के, या फिर एशियन पेंट्स का पेंट है। बहुत अच्छी कंपनीज है ये। पर इस समय ऐसी सिचुएशन है कि जो छोटी कंपनीज हैं जिससे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो वॉल्यूम ग्रोथ दिखा पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इस अर्निंग सीजन में आपको दिखेगा कि जो छोटी कंपनीज हैं अक्रॉस द बोर्ड, उनका वॉल्यूम ग्रोथ बड़ी कंपनीज के बनिस्बत बेटर है, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इसका एक इम्पैक्ट आएगा वैल्यूएशन डिफरेंशियल पे, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं उनका वैल्यूएशन इस प्राइस पे है कि वो मिस नहीं कर सकते अपनी गाइडेंस, और छोटी कंपनीज का ऐसा वैल्यूएशन इस लेवल पे है कि उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा नैरो होगा, जो वैल्यूएशन मल्टीपल का डिफरेंशियल है स्मॉल ये कैप और लार्ज अभय, कैप्स में। आपने इतनी जबरदस्त बात बोली है ये, क्योंकि बड़ों से तो इतनी बड़ी भारी जी उम्मीदों का भार जो है इनके शोल्डर्स पे है कि जरा सा मिस करते हैं तो गर्दन काट देते हैं। जी और छोटों से उम्मीदें ही नहीं है, कुछ छोटा थोड़ा भी आउट परफॉर्म करता है तो हाई रिवॉर्ड करता है। बैंक ऑफ जी महाराष्ट्र का रिजल्ट देखा मैंने, जी 25 रुपए वाला 35 रुपए हो गया, और बाजार आज भी उसको इन्वेस्टिंग ग्रेड स्टॉक नहीं मांगता है। बिल्कुल। और मैं उसके डीप में गया, मैंने देखा 12 क्वार्टर से रिजल्ट बीट कर रहा है वो बैंक। जी जब वो 12 क्वार्टर से बाजार ने मिस किया, इस बार जब रिजल्ट्स आए जबरदस्त इंप्रूव होके, मतलब 12 सिक्वेंशियल क्वार्टर्स तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बीट किए रिजल्ट्स, बट उसको इन्वेस्टर ग्रेड नहीं मानना है हमें सिर्फ लार्ज कैप। और 10% चला, और बैंक कह रहा है अभी तो शुरुआत, अभी हम 2% नहीं, 2-3% आरओए कर देंगे। बिल्कुल। तो ये बात आपने सही कही। आप भी छोटे बैंकों की तरफ रिसर्च करते हुए नजर आए थे मुझे। जी बिल्कुल। अजय, हमने और ये डिस्क्लेमर के साथ कि जो कंपनीज की मैं बात करूंगा हमारे पोर्टफोलियो में है या हम ऐड करेंगे, तो मुझे इस टाइम दिख रहा है कि काफी बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस में एक ये हमारा व्यू है कि वो ग्रो करेगा अगले 3-4-5 साल के लिए। इकोनॉमी जैसे ग्रो करेगी, उसको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज को ग्रो करना बहुत जरूरी है। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं? या तो लार्ज बैंक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड, जो कि ऑलरेडी 2.5 से 3 टाइम के फॉरवर्ड मल्टीपल पे चल रहे हैं और वो अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं। पर एक बड़ा सेगमेंट है छोटे बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स का, जो बहुत सॉलिड फ्रेंचाइज के साथ काम करते हैं, पर साइक्लिकल रीजन से परफॉर्मेंस उनकी वीक थी। पर इसमें 2-3 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने लीडरशिप चेंज किया है रिसेंटली, जैसे सीएसबी बैंक है जहां पे प्रलय मंडल आए, एक्सिस बैंक के रिटेल हेड थे, फिर मुरली नटराजन आए साउथ इंडियन बैंक में, स्पंदना स्फूर्ति जो कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वहां पे रिसेंटली शलभ सक्सेना आए इंडसइंड बैंक से। तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि अगर फ्रेंचाइज अच्छी है, बिजनेस अच्छा है और लीडरशिप चेंज होती है, कल्चरल चेंज होता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, तो ये बैंक्स ज्यादा फास्ट ग्रो करते हैं। और ये पहले हमने देखा था, जैसे काफी टाइम हो चुका है ऐसा ही प्ले। तो इस समय हमारा पोर्टफोलियो में फोकस ऐसे बेट्स लेने में ज्यादा है जहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ लो बेस, और वैल्यूएशन सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बैंक ट्रेड कर रहे हैं लगभग 1 टाइम से 1.5 टाइम बुक वैल्यू पे। तो एक अर्निंग्स मल्टीपल एक्सपेंशन प्लस ग्रोथ एक्सपेंशन, दोनों से रिटर्न बनने की संभावना इस स्पेस में मुझे लगता है ज्यादा है।
अबे पहले तो बहुत शुक्रिया, आज आप समय दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें भी आपसे बातचीत करके। जैसे अजय ने ना शुरुआत में आपके बारे में एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि बाजार भले ही रेंज के अंदर है लेकिन ये स्टॉक पिकिंग का मार्केट है और आप एक अच्छे स्टॉक पिकर हैं, आप अच्छे से शेयर चुन रहे हैं। तो बैंक के अलावा पूरे मार्केट में कौन सी ऐसे शेयर्स हैं जिस पे आप थोड़ा फोकस ज़्यादा कर रहे हैं? भले उसकी आप रीज़न में कोई एक एक दो दो लाइन में भी बता देंगे तब भी हम समझ जाएंगे, बट अगर आप मेरे को 4-5 शेयर भी दे देंगे ना तो हो सकता है जनवरी के महीने में पोर्टफोलियो बनाए और जब दिसंबर में आपसे बातचीत होगी आगे चल के तो बोलेंगे अभी जी वाह क्या आपने शेयर दिए थे। जी डिम्पी, आपने तो मतलब बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया, पर चलिए मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से जवाब देने की। तो हमारा ध्यान इस समय जैसे अभी बात हुई लीवर और एशियन पेंट जैसी कंपनीज की वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है जितनी उम्मीद है, नहीं आ पा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि फिर उन्हीं सेगमेंट्स में ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनके पास वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रही हैं, वो डीलर्स को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मार्केटिंग में ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, तो वॉल्यूम ग्रोथ वहां पे आ रहा है। तो जैसे होम बिल्डिंग, होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट की हम बात करें तो कंपनीज हैं जैसे प्लाईवुड, एमडीएफ बोर्ड की कंपनीज हैं जिनका वैल्यूएशन काफी कम हुआ है पिछले साल भर में, क्योंकि लोगों को डर है कि डिमांड कंप्रेशन होगा या फिर इंपोर्ट्स ज्यादा आएंगे, सस्ते आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों चीजें होंगी और इसकी वजह से इस समय जैसे कंपनीज हैं ग्रीन पैनल है या अपोलो पाइप्स है जो पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स बनाते हैं, ऐसी कंपनी जिनका वैल्यूएशन अभी भी डिस्पाइट मार्केट लीडर्स हैं अपने सेगमेंट में, ग्रीन पैनल तो बिल्कुल मार्केट लीडर हैं और अपोलो पाइप छोटी है पर काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। तो इन कंपनीज को जो कि इनका मल्टीपल सप्रेस्ड है अगर लें इस समय और इनके नंबर्स, इनके मैनेजमेंट, बैलेंस शीट सब बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है इन सब ऐसी कंपनीज में जो रिटर्न बनने की संभावना है वो ज्यादा है कंपेयर टू क्लियर कैटेगरी 1-2 कंपनी जो कि काफी ओवर प्राइस्ड हो गए हैं डिम्पी। बिल्कुल, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू अबे। आपसे थोड़े से स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि बैंक्स पर जब बात हो रही है तो बैंक्स के लीडर, प्राइवेट सेक्टर के लीडर बैंक एचडीएफसी बैंक की भी बात करना चाहेंगे। क्या लगता है कि अब एचडीएफसी बैंक की जो अंडर परफॉर्मेंस थी, आप फरवरी से, लास्ट ईयर फरवरी से जब से उन्होंने मर्जर अनाउंस किया था उसके बाद से स्टॉक चला नहीं, लेकिन अब जो नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी लोन ग्रोथ दिख रही है, डिपॉजिट ग्रोथ दिख रही है और ये जो एमएसआई वाला ट्रिगर भी है जिसमें फ्लोज और बढ़ेंगे, एचडीएफसी बैंक के लिए आगे कैसी डायरेक्शन हो सकती है? जी देखिए, एचडीएफसी बैंक का जो मुझे लगता है स्टॉक परफॉर्मेंस थोड़ा वीक इसलिए रहा क्योंकि जो एक बहुत बड़ा इवेंट है, जो मर्जर है दोनों एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक का, वो अभी भी होना बाकी है। तो उसका वो कैसे होगा, कितना फ्रिक्शन क्रिएट होगा उसमें, कितनी जल्दी हो जाएगा, कितनी जल्दी वो एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन के मार्केट में आएगा, वो अभी मुश्किल है कहना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े इन्वेस्टर इस टाइम पे बिफोर द मर्जर उसमें एलोकेशन बढ़ाने का सोचेंगे। टेक्निकल रीजंस डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, जैसे पढ़ रहे हैं कि $3 बिलियन के आने की उम्मीद है मर्जर के बाद एमएससीआई इंडेक्स के भी स्ट्रक्चरिंग की वजह से, तो वो बहुत अच्छा ट्रिगर है स्टॉक के लिए। पर एट द सेम टाइम इतना बड़ा लार्ज कैप एंटिटी को $3 बिलियन मिलना, वो कितना मूव करेगा वो भी कहना मुश्किल है। ऑन द अदर साइड फंडामेंटल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है जो उन्होंने अभी मुझे लगा कि उन्होंने प्रोविजनिंग कम करी, प्रोविजनिंग कम करते हैं तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ता है और एसेट क्वालिटी भी अच्छी दिखती है। तो वो प्रोविजनिंग कंटिन्यूअसली 2-3 क्वार्टर से कम करना कितना करेक्ट है वो मैं मैनेजमेंट के ऊपर ही छोड़ता हूँ, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। पर एक डिटेरिएटिंग एनवायरनमेंट में अगर कोई प्रोविजनिंग कम करे और उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाए तो वो थोड़ा एक इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए डिटेल में कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट अदर देन दैट आई थिंक बहुत ही रॉक सॉलिड फ्रेंचाइज है और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि एक बार उनका मर्जर हो जाए और एक कंपनी बन जाए तो वो काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बने। आखिरी सवाल आपसे बहुत ही पिन पॉइंटेड करूंगा डिस्क्लेमर के साथ कि ये स्टॉक पिक्स नहीं है, आपने लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं और आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, कभी भी निकाल भी सकते हैं, इसलिए आप बिजनेस मॉडल को बताइए। कैथलिक सीरियन बैंक में उसका रिजल्ट देख रहा था, क्या ज़बरदस्त रिजल्ट आए, लेकिन स्टॉक कहीं नहीं गया। स्पंदना स्फूर्ति में भी बहुत कैपेबल लीडर आए
लेकिन स्पंदना स्फूर्ति रिवाइवल के बाद भी स्टोरी टेलर चेंजेस के होने के बाद भी चल नहीं रहा है अभी। आपकी क्या उम्मीद है इसके ऊपर नेक्स्ट 2-3 साल? क्या हाइपोथेसिस है इन दोनों में आपका, जो आपने उसे ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में? जी अजय, इसमें एक तो मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूंगा कि जो हमारा $3 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप है रफली, उसमें से ऑलमोस्ट 60% है जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स में है। तो ये जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है इंडिया में, वही थोड़ा बहुत ही अनइवन है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बड़ा पैसा आता है पैसिव फंड्स का, एफपीआईज का, वो चला जाता है मे बी टॉप 100 स्टॉक्स में, और वो टिपिकली ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। और उसके बाद एक स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स हैं, ऑलमोस्ट 2000 स्टॉक्स हैं ऐसे जो इग्नोर्ड रहते हैं। तो ये काफी स्टॉक्स जो हैं जिनमें लिक्विडिटी कम होती है। आप सीएसबी स्पंदना स्फूर्ति की बात कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं आता इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि उनमें डेली लिक्विडिटी इतनी नहीं है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर आ सके। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि एज परफॉर्मेंस कैचेज अप, एज द मार्केट कैप इंक्रीजेस, लिक्विडिटी इंक्रीजेस, तो ऑलरेडी धीरे धीरे इन्वेस्टर्स आने लगते हैं। और इन दो की मैं बात करूं तो इसमें सबसे एक अच्छी बात यह भी है कि दोनों के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, सीएसबी बैंक में फेयरफैक्स है, प्रेम वस्ता की कंपनी है, और दूसरे स्पंदना स्फूर्ति में केदारा कैपिटल है, ऑलमोस्ट 50% शेयर होल्डिंग उनकी है। तो दो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जिनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि वो ड्राइव करे शेयर होल्डर वैल्यू। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपकी जो अलाइंड है कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव इनके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ, जो कि खुद फाइनेंशियल शेयर होल्डर्स हैं। तो हर तरह से देखें, न्यू मैनेजमेंट चेंज, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज, सप्रेस्ड वैल्यूएशन, वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल शेयर होल्डर्स, तो ये तो एक अच्छा मौका है मैं कहूंगा इन्वेस्टर्स के लिए इन स्टॉक्स को सीरियसली देखने का। ठीक है भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने बहुत खुल के सारी बातचीत की और ये भी बताया कि कौन कौन से शेयर इस साल अच्छा चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।